你为什么要在决赛上气？方大小姐，别拍了！你怎么在这儿啊？ वेलकम बैक रॉकर्स। दोस्तों स्वागत है आपका स्वीट कॉम्बैट के 22वें पार्ट में। अगर आपने पिछले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो पहले उनको जाकर देखिए, फिर इस सीरीज का आनंद उठाइए। पिछले पार्ट में आपने देखा कि टूर्नामेंट के फाइनल्स वाले दिन फेंगयू कॉलेज के बजाय अपने अंकल की कब्र के पास बैठी होती है और इस वजह से उसको डिस्क्वालीफाई करके हुडी को विनर अनाउंस कर दिया जाता है। सारे स्टूडेंट्स बहुत ही गुस्से में होते हैं कि फेंगयू ने ऐसा क्यों किया और इस हुडी को चैंपियन क्यों बनने दिया, लेकिन हुडी कहता है कि मैं फेंगयू से लड़कर फाइनल्स जीतना चाहता हूँ, इस तरह बिना लड़े मुझे विनर नहीं बनना है और ये कहकर वो रिंग से उतर जाता है। फेंगयू से फाइट करके उसको हराना ही हुडी का लक्ष्य हो जाता है। अब यहाँ जाओमी अपने घर पर होती है, उसकी पूरी बॉडी में दर्द हो रहा होता है और उसके पापा उसकी फिजियोथेरेपी करवा रहे होते हैं और वो दर्द के मारे चिल्ला रही होती है। तब सुनहाओ वहाँ पर आता है। अब उसको देखते ही जाओमी चिल्लाना बंद कर देती है। अब इस पर उसके पापा कहते हैं कि शायद तुम ही इसकी दवाई हो और इसलिए तुम्हारे आते ही इसका दर्द बंद हो गया, तुम दोनों बात करो, मुझको थोड़ा आराम करना है। और ये कहकर वो अंदर चले जाते हैं। अब सुनहाओ कहता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम अपनी हार के बारे में मत सोचो, सबसे इम्पोर्टेंट है अपना बेस्ट देना और तुमने वही किया। क्या फेंगयू के बारे में कुछ पता चला? जाओमी बताती है कि उसके बारे में कुछ पता नहीं चला। इस पर सुनहाओ कहता है कि तुम फिक्र मत करो, वो लौट आएगी, लेकिन अगर वो तुमसे बात करे तो उसे सावधान रहने के लिए कह देना, क्योंकि ये हुडी एकदम पागल लड़का है, उस पर फेंगयू को हराने का भूत चढ़ा हुआ है, इसलिए फेंगयू को भी खतरा है। अब ये कहकर वो बाहर आ जाता है, लेकिन बहुत तेज बारिश हो रही होती है। अरे इसके पास तो छाता भी नहीं है। ये सोचकर जाओमी जल्दी से छाता लेकर बाहर जाती है, लेकिन वहाँ फेंगयू को देखकर जाओमी बिल्कुल चौंक जाती है। अरे तुम कहाँ चली गई थी, चलो अंदर आओ, ये कहकर वो फेंगयू को घर में लेके आती है। फिर वो उसके बाल पहुंचती है और पूछती है कि तुम फाइनल्स के फाइट से पहले कहाँ गायब हो गई थी, क्या तुम्हें पता है कि हुडी ने क्या किया? अरे जवाब क्यों नहीं देती? अपने मैच से पहले तो तुम बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक तुमने मिंग टैन से ब्रेकअप क्यों कर लिया? लेकिन फेंगयू कुछ नहीं कहती और फूट फूट कर रोने लगती है। ठीक है बाबा, मैं कुछ नहीं पूछूंगी, तुम प्लीज रोना बंद करो यार। फिर जाओमी फेंगजोई को कॉल करके बताती है कि फेंगयू मेरे घर पर है, लेकिन वो बहुत ही परेशान है, तुम चिंता मत करो, जैसे वो थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी मैं तुम्हें कॉल कर दूंगी। अब अगली सुबह दादाजी और फेंगजोई ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। फेंगजोई कहता है कि फेंगयू बहुत ही परेशान है, क्या आपने उससे कुछ कहा? उसके दादाजी गुस्सा हो जाते हैं कि तुम हर बात पर मुझको जिम्मेदार क्यों ठहराते हो। दादाजी फेंगयू बहुत ही दुखी है, आप उसको कुछ मत कहिए, उसे अपनी मर्जी से रहने दीजिए। और इतने में फेंगयू आ जाती है। अब फेंगजोई बहुत ही खुश होकर उससे बात करता है, लेकिन वो कहती है दादाजी मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, मैं किसी फॉरेन कंट्री में जाकर पढ़ाई करना चाहती हूँ और मैं बिजनेस के बारे में पढ़ना चाहती हूँ ताकि इस कंपनी को संभाल सकूँ। और ये सुनकर फेंगजोई तो एकदम शॉक हो जाता है। दीदी ये क्या कह रही हो, क्या तुम अपना एमएमए टाइटल इतनी आसानी से छोड़ दोगी? और फिर मिंग टैन के बारे में भी तो सोचो। इस तरह वो फेंगयू से कई सवाल पूछता है, लेकिन दादाजी उसको बोलने ही नहीं देते। वे कहते हैं तुम जहां चाहो वहां जाकर पढ़ सकती हो, मैं सारा इंतजाम करवाकर तुमको वहां भेज दूंगा। अब इस पर फेंगजोई गुस्से में कहता है कि आज से मुझे तुम्हारी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी और ये कहकर वो चला जाता है। अगले सीन में फेंगयू और जाओमी कॉलेज आती हैं। सारे स्टूडेंट्स फेंगयू को घेर लेती हैं और पूछती हैं कि आप मैच के लिए क्यों नहीं आई, हम सब आपको अपना रोल मॉडल मानती हैं और हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। दूसरी ओर मिया भी उससे कहती है कि तुम्हें सच बताना ही होगा, हमारे कॉलेज की बॉक्सिंग क्वीन होकर तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अब फेंगयू कहती है कि मुझको तुमको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है और ये कहकर वो सीधे प्रिंसिपल के पास जाती है और एक रिक्वेस्ट लेटर देती है। उसकी टीसी रिक्वेस्ट को देखकर प्रिंसिपल बड़े ही हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हारे दादाजी ने तुमको फिर से फोर्स किया? नहीं सर, मैंने खुद यहाँ से जाने का फैसला किया है। और ये सुनकर प्रिंसिपल चौंक जाते हैं। देखो फेंगयू, मैं ये नहीं पूछूंगा कि तुम मैच के लिए क्यों नहीं आई, लेकिन इस कॉलेज से जाना है तो प्रॉपर रीजन चाहिए। आखिर तुमको प्रॉब्लम क्या है? तुम समझदार हो, सोच समझ कर डिसाइड कर लो। सर मैंने डिसाइड कर लिया है और ये मेरा पर्सनल डिसीजन है। ये कहकर फेंगयू वहां से जाने लगती है। तब मिंग टैन वहां पर आता है और प्रिंसिपल कहते हैं कि बेटा तुम इसको जरा संभालो, और ये कहकर वो बाहर चले जाते हैं। अब मिंग टैन पूछता है कि तुम अचानक कहाँ चली गई थी, मुझे तुम्हारी बहुत ही फिक्र हो रही थी। इस तरह प्रॉब्लम से मत भागो, जो भी हो मुझको बताओ, हम मिलकर उसका हल ढूंढेंगे। इस पर फेंगयू कहती है कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ, मेरे अंकल जी के साथ जो हुआ उससे मैं भुला नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ, तुम प्लीज मुझसे इस बारे में मत पूछो। फेंगयू मुझसे तुम्हारी हालत देखी नहीं जाती, तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो तुम कॉलेज छोड़कर मत जाओ, मैं ही चला जाऊंगा। इस पर फेंगयू कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, दादाजी ने सब कुछ अरेंज कर दिया है, मैं ये कॉलेज छोड़कर जा रही हूँ और 2-3 दिन में देश छोड़कर भी जाने वाली हूँ। अब ये कहकर वो बाहर चली जाती है। अब मिंग टैन बड़ा ही मायूस हो जाता है कि फेंगयू उसके पापा की गलती की सजा उसको क्यों दे रही है और उसके पापा ने जानबूझकर उसके अंकल जी को नहीं मारा था, वो तो एक हादसा था। अब ये सब सोचकर मिंग टैन का दिल बैठ ही जाता है और तब बाहर फेंगयू जाओमी को सच बताने लगती है। मिंग टैन के पापा ने जानबूझकर मेरे अंकल को मार डाला था, लेकिन मैं ये बात मिंग टैन को नहीं बताना चाहती क्योंकि वो ऑलरेडी अपने पापा से सख्त नफरत करता है और अगर उसे ये बात पता चल गई तो वो अपने पापा से और नफरत करेगा। वो बहुत ही अच्छा लड़का है, इसलिए मैं सच बताकर उसको और दुख नहीं देना चाहती। अब जाओमी उसको शांत करती है और कहती है कि सब कुछ जल्दी ठीक हो जाएगा, तुम टेंशन मत लो।
अब फेंग्यू घर जा रही होती है और रास्ते में शेबी एक बड़ा गुलदस्ता लेकर आता है। वो कहता है तुम्हारे दादाजी ने मुझको यहाँ भेजा है, क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? फेंग्यू अपना गुस्सा कंट्रोल करके कहती है चुपचाप यहाँ से भाग जाओ वरना तुम्हारी हड्डियां टूट जाएंगी। अरे मुझे तो दादाजी ने भेजा था, क्या मैं दादाजी को फोन करके बता दूं कि तुम मेरे साथ नहीं जाना चाहती? अब इसी बीच मिंग टैन वहां अपनी साइकिल पर आता है। उसको देखते ही फेंग्यू जाकर शेबी की कार में बैठ जाती है। वो सोचती है कि ऐसा करने से मिंग टैन उससे नफरत करने लगेगा और शेबी भी मिंग टैन को चिढ़ाने लगता है। मिंग टैन चुपचाप वहां से चला जाता है। अब उसके जाते ही फेंग्यू कार से उतर जाती है, लेकिन शेबी उसके पीछे जाता रहता है। फेंग्यू दोबारा वार्निंग देती है कि मेरे पीछे मत आओ वरना आज तुमको कोई नहीं बचा सकेगा, और ये कहकर फेंग्यू चली जाती है। अब वहाँ मिंग टैन फिर अपने पार्ट टाइम जॉब पर चला जाता है। दरअसल दादाजी ने वर्कशॉप ओनर पर जो कंप्लेंट की थी उसको वापस ले ली है, इसलिए वर्कशॉप दोबारा खुल गई है। अब काम के बीच मिंग टैन को फेंग्यू की याद आती रहती है। उसका ओनर कहता है कि बेटा तुम बहुत देर से काम कर रहे हो, जाओ जरा आराम कर लो। मिंग टैन के नसीब में फेंग्यू है या नहीं ये तो हमें नहीं पता, लेकिन मिंग टैन बहुत ही किस्मत वाला है जो उसको ऐसा बॉस मिला है। दोस्तों अगर आपने भी यही सोचा है तो कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसा बॉस नसीब हुआ कि नहीं। अब यहाँ मिंग टैन कहता है कि सर सिर्फ 2-3 कार्स बाकी हैं, उनको वॉश करके मैं आराम करूंगा। तब शेबी और उसके फ्रेंड्स आते हैं। शेबी मिंग टैन से कहता है कि हमने ड्रिंक्स पार्टी की थी और मेरे दोस्तों ने कार के अंदर उल्टी कर दी है, तुम उसे पूरी तरह से साफ करके वॉश कर दो। और ओनर समझ जाता है कि इन लोगों का इरादा क्या है और वो मिंग टैन से तुरंत अंदर जाने को कहता है। वो शेबी से कहता है कि मैं आपकी कार क्लीन कर दूंगा, पर मिंग टैन कहता है कि सर आप इसमें मत पड़िए, ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं खुद संभाल लूंगा। ये कहकर वो कार के अंदर क्लीन करने लगता है। अब शेबी के फ्रेंड्स ओनर को जबरदस्ती चाय पिलाने के लिए लेके जाते हैं। शेबी कहता है कि यही तुम्हारी असली औकात है, फेंग्यू ने भी तुमको छोड़ दिया है। मैंने तो पहले ही कहा था तुम अपनी औकात भूलकर फेंग्यू के सपने देख रहे हो। लेकिन मिंग टैन अपना काम करता रहता है। फिर वो मिंग टैन को चिढ़ाता है कि थोड़े दिन बाद तो मेरी और फेंग्यू की शादी हो जाएगी, फिर मैं तुम्हें अपने होटल में सर्वर का काम जरूर दूंगा। पर मिंग टैन कहता है कि फेंग्यू तुमको कभी भी पसंद नहीं करेगी। अब वो कहता है कि हाँ ये बात तो ठीक है, दरअसल मैं भी उसको पसंद नहीं करता। ऐसी बेवकूफ और पागल लड़की किसको पसंद आएगी जो बेवक्त बॉक्सिंग करती रहती है। मैं तो ये भी जानता हूँ कि वो मुझको पसंद नहीं करती है, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है, उसके दादाजी तो मुझको बहुत ही पसंद करते हैं। उनके लिए और अपने पापा के लिए ही मैं उसके पीछे पड़ा रहता हूँ। और इस तरह फेंग्यू के बारे में वो बहुत कुछ बुरा भला कहकर वहां से चला जाता है। अब वर्कशॉप का ओनर भी उसकी सारी बातें सुन रहा होता है। वो किसी को कॉल करके बताता है कि बॉस आपकी बात सच निकली, एक अमीर लड़का यहाँ पर आया था और मिंग टैन से न जाने क्या क्या काम करवा रहा था। उसने मिंग टैन को परेशान करके रख दिया है। ये बॉस और कोई नहीं फेंग जोयू है। उसे पता था कि शेबी मिंग टैन को परेशान जरूर करेगा, इसलिए उसने ओनर से वीडियो रिकॉर्ड करने को कहा था। वो ओनर से कहता है कि आप जल्दी मुझको वीडियो भेज दीजिए, बाकी का काम मैं देख लूंगा। अब ओनर फेंग जोयू को वीडियो भेज देता है। अब फेंग जोयू फेंग्यू को वीडियो कॉल फॉरवर्ड करता है और वीडियो देखकर फेंग्यू को इतना गुस्सा आता है कि वो सोचती है कि शेबी की मौत मेरे हाथों ही लिखी हुई है। अगले दिन हुडी फेंग्यू के ऑफिस पहुंच जाता है। वो रिसेप्शनिस्ट से पूछता है तो वो कहती है कि फेंग्यू ऑफिस में नहीं है, आप अपना नाम और कांटेक्ट नंबर दे दीजिए, मैं उनको बता दूंगी। लेकिन हुडी अपना नाम बताकर कहता है कि तुम फेंग्यू से सिर्फ इतना कहना कि मैं उसके साथ फाइट करना चाहता हूँ, और ये कहकर वो बाहर चला जाता है। यहाँ फेंग्यू शेबी के साथ रेस्टोरेंट में होती है। शेबी नहीं जानता कि फेंग्यू उसकी सारी करतूतें वीडियो में देख चुकी है। उसने प्लान किया था कि आज वो किसी भी तरह फेंग्यू का हाथ पकड़ ही लेगा। उसने मीडिया में इन दोनों के रिलेशनशिप को पब्लिश करने के लिए एक रिपोर्टर भी अरेंज किया होता है। फिर वो बातों बातों में फेंग्यू का हाथ छू लेता है और तब शेबी का रिपोर्टर उनकी फोटो खींचता है। लेकिन शायद फेंग्यू शेबी का कैरेक्टर अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसने अपने एक रिपोर्टर बुलाई होती है। वो उस रिपोर्टर को शेबी का वीडियो क्लिप दिखाती है और शेबी ने यह बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था और वो घबरा जाता है। अब दोनों रिपोर्टर्स उस वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं और शेबी गुस्से में चिल्लाने लग जाता है, लेकिन फेंग्यू उसके मुंह पर पानी फेंककर बाहर चली जाती है। और इसी के साथ शेबी का चैप्टर खत्म। शेबी का वीडियो वायरल हो चुका है और दादाजी भी उसको देख लेते हैं। फिर वो शेबी के पापा को कॉल करके कहते हैं आज से आपकी कंपनी के साथ हमारी कंपनी का कोई बिजनेस नहीं होगा। इस तरह वो अपने दोस्त के साथ रिश्ता तोड़ देते हैं। और ये सब देखकर फेंग जोयू के दिल में लड्डू फूट रहे होते हैं कि शेबी मेरी दीदी की लाइफ खराब नहीं कर सकेगा। अब वहाँ शेबी के पापा उसके गाल लाल कर देते हैं। निकम्मे कहीं कि मैंने तुम्हें फेंग्यू को इम्प्रेस करने को कहा था, लेकिन तुमने मेरे केक किराए पर पानी फेर दिया। सारे चैनल्स पर तुम्हारी वीडियो चल रही है और हिट भी हो गई है। ऊपर से तुम्हारी बेवकूफी की वजह से मेरा पूरा बिजनेस ठप होने वाला है। अब उसे इस तरह डांट कर वो चले जाते हैं और शेबी सोचता है कि मैं फेंग्यू को नहीं छोड़ूंगा। अगले सीन में फेंग्यू कहीं जा रही होती है, तब हुडी उसको रोकता है और उसे फाइट करने के लिए ललकारता है। फेंग्यू कहती है कि इस वक्त मैं जल्दी में हूँ, फिर वो तेजी से निकल जाती है। अब हुडी ठान लेता है कि एक ना एक दिन तो मैं तुम्हारे साथ फाइट जरूर करूंगा और जीत कर दिखाऊंगा। अब यहाँ अकड़ू और शेबी मिलते हैं। शेबी पूछता है कि तुम इतने दिन कहाँ गायब हो गए थे। अकड़ू बताता है कि एक लड़के ने फाइट में मेरी हड्डियां तोड़ दी थी,
कल ही मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ हूँ। अब शैबी चौंक जाता है कि क्या वो इतना स्ट्रॉन्ग फाइटर है। तब पीछे से हुडी आता है और उसको देखकर अकड़ू घबराकर अटैक के लिए तैयार हो जाता है। शैबी कहता है कि ये तो अपना आदमी है, इससे मत डरो, फैंक्यू से बदला लेने के लिए ये मेरी मदद करेगा। अब अकड़ू कहता है कि इसी ने मेरी हड्डियां तोड़ी थी, अगर तुम इससे दोस्ती करोगे तो मुझसे कभी बात मत करना। ये कहकर वो बाहर से भाग जाता है। अब हुडी शैबी से कहता है कि तुम मेरी और फैंक्यू की फाइट का जल्द से जल्द इंतजाम कराओ। शैबी कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन सबसे पहले हमें मिंगटैन को किडनैप करना है, जिसे फैंक्यू बहुत ही प्यार करती है, फिर फैंक्यू तुम्हारी हर बात मानेगी। अब इस तरह दोनों मिंगटैन को किडनैप करने का प्लान बना रहे होते हैं। बाहर से अकड़ू इनकी बातें सुन लेता है। और दोस्तों इसी के साथ ही एपिसोड यहाँ पर खत्म। आगे की कहानी और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब सिर्फ 5 या 6 एपिसोड्स बचे हुए हैं और उन्हें हम सिर्फ 3 पार्ट्स में कवर कर लेंगे। क्या मिंगटैन डेथ स्ट्राइक सीखेगा? फाइनल मैच फैंक्यू और हुडी के बीच होगा या मिंगटैन और हुडी के बीच होगा? ये सब हम आगे के 2 या 3 पार्ट्स में जान ही लेंगे, इसलिए हमारे साथ दोस्तों बने रहिए। और अगर ये 22वां पार्ट आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब अभी कर दें, बस अभी। और इस सीरीज के वीडियोस को अपनी फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।